अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? तो अगर आ रही है तो शुरू करते हैं। तो फिर आज की क्लास शुरू करते हैं जहाँ पर हमने पिछली क्लास छोड़ी थी। और उम्मीद करता हूँ आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी होगी और रिकॉर्डिंग नहीं भी देखी तो मसला नहीं है, लेकिन जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसकी प्रैक्टिस ज़रूर होनी चाहिए। उसी से आगे से स्टार्ट करेंगे टैग्स से। तो आज हम कोशिश करेंगे कि एट्रीब्यूट, फाइल पाथ्स और थोड़ा बहुत CSS के बारे में पढ़ें, लेकिन उतने ही पढ़ेंगे जितना हम 1 घंटे में कवर कर पाएँ, ताकि हमें अच्छी तरह समझ आए। और पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था, 2 दिन पहले हमने पढ़ा था कि HTML और CSS ये 2 लैंग्वेजेस हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जिनमें से जावास्क्रिप्ट है एक, जो हम अगले हफ्ते से स्टार्ट करेंगे। लेकिन HTML और CSS जो हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ये वेबसाइट के ऊपर जो कंपोनेंट नज़र आएंगे, बटन, इमेजेस, वीडियोस, वो बनाने में हमारी हेल्प करती हैं। तो जावास्क्रिप्ट का उनके बगैर कोई काम नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट उन्हीं के साथ काम करेगी, उन्हीं को चेंज करेगी, उन्हीं को एडिट करेगी। फिर हमने देखा था कि इस कोड को चलाते कहाँ पर हैं। इस कोड को चलाते थे हम नोटपैड, VS कोड और एटम में, और लिखते थे और चलाते थे हम उसको किसी भी ब्राउज़र में, चाहे वो कोई भी ब्राउज़र हो। फिर हमने थोड़ी बहुत HTML देखी कि HTML का कोड किस तरह लिखते हैं। ये इस तरह का कोड हमने आखिरी बार क्लास में लिखा था, और ये जो था उसका आउटपुट था। ये हमारे इस कोड का आउटपुट था। इस तरह का कोड हमने लास्ट क्लास में लिखा था। अब ये जो हमने स्पेसेस दी हुई थी, यहाँ पर जो हमने स्पेस दी हुई है, ये स्पेस दी हुई है, हमने देखा था कि ये सारा कोड जो है हम एक ही लाइन में भी लिख सकते थे और चल रहा था। लेकिन ये स्पेसेस देना और लाइन छोड़ कर लिखना क्यों था? ताकि कोड पढ़ने में आसानी हो। HTML की जो हमने लाइन्स लिखी हैं ये पढ़ने में आसानी हो। और इस सफाई से कोड लिखने को हम क्या बोलते थे? इंडेंटेशन। ये जस्ट विकीपीडिया से मैंने कॉपी पेस्ट करी है डेफिनेशन। ये किसी भी लैंग्वेज में ज़रूरी नहीं होती इंडेंटेशन, लेकिन अगर करेंगे तो अच्छी बात है हमारे लिए भी, और कोई दूसरा डेवलपर भी जो हमारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, जब वो हमारा कोड पढ़ेगा तो उसको समझ आ जाएगा। फिर हमने देखा था कि डॉक टाइप HTML क्यों लिखते हैं, ताकि ब्राउज़र को पता लग जाए कि ये HTML की फ़ाइल है। इसके बगैर भी हमारी वेबसाइट चल रही थी, लेकिन कुछ चीज़ों में ये ज़रूरी होता है आगे चलकर। 90% हमारी वेबसाइट डॉक टाइप HTML के बगैर चल जाएगी, HTML के टैग के बगैर चल जाएगी। लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्ड है जो प्रोग्रामर इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी और भी वजूहत हैं, लेकिन हम वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा मेन मकसद है HTML के टैग्स और एट्रीब्यूट सीखना और फाइल पाथ सीखना। तो HTML, उसके बाद हमने देखा था कि टैग्स क्या होता है। टैग्स हमने देखा था कि हम कुछ भी लिख रहे थे तो वो एक पैराग्राफ की तरह प्रिंट हो रहा था स्क्रीन पे, जबकि टैग्स एक तरीका होता है ब्राउज़र को बताने का कि ये चीज़ पैराग्राफ की तरह नहीं, बल्कि एक बटन की तरह या एक इमेज की तरह या एक वीडियो की तरह प्रिंट करनी है। तो जिस भी तरीके से मुझे वो चीज़ प्रिंट करनी है, मैं टैग की मदद से वो प्रिंट कर दूँगा। उसके बाद हमने देखा था HTML का टैग एक स्टैंडर्ड है, इसमें हम अपनी वेबसाइट की लैंग्वेज बता सकते हैं और भी बहुत चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन वो हम आज की क्लास में देखेंगे एट्रीब्यूट्स में। फिर हेड का टैग होता है, जो कुछ भी हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, इस एरिया में, इस पूरे एरिया में हम जो लिखेंगे, ये जो ग्रे वाला एरिया है, इसको हम कहते हैं, ये हमारे हेड के टैग के अंदर लिखते हैं। इस तरह ये जो है ये टाइटल से आ रहा है इस वाले से, तो ये मैंने हेड में लिखा है। जो भी हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखते हैं वो हमारी बॉडी में आता है, इस वाले टैग में। फिर बॉडी का टैग था जो भी मैंने बताया, वाइट वाला एरिया सारा। फिर टाइटल किस लिए होता है? जो भी मुझे यहाँ दिखाना है उसके लिए टाइटल इस्तेमाल होता है, जो भी मुझे यहाँ लिखा हुआ दिखाना है। फिर H1, P1, H2 एक तरीके थे चीज़ों को प्रिंट करने के। H1 का मतलब हेडिंग, 1 जो है साइज़ है, P का मतलब पैराग्राफ, और वही H2 का मतलब भी हेडिंग और 2 उसका साइज़ है। फिर ये 6 हेडिंग का साइज़ देखे हमने। उसके बाद फिर हमने पैराग्राफ देखे। अब एक नया टैग आ रहा है BR का मतलब होता है लाइन ब्रेक्स, यानी अगर मैं चाहता हूँ कुछ एक्स्ट्रा लाइन्स मेरे P के बाद छूटें, तो उसके लिए मैं BR का इस्तेमाल करूँगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। ये सिर्फ पैराग्राफ के लिए नहीं बल्कि बहुत सी चीज़ों में लाइन ब्रेक्स के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ आप देखें, यहाँ मैंने एक पैराग्राफ लिखा, ये मैंने एक पैराग्राफ लिखा, ये यहाँ प्रिंट हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर अगले पैराग्राफ से पहले एक लाइन छोड़ देगा। जो भी हमारा ब्राउज़र है, जो भी हमारा कोड चला रहा है, चाहे वो क्रूम है, फायरफॉक्स है, वो अगली लाइन प्रिंट करने से पहले पैराग्राफ की तरह, क्योंकि हमने पी का टैग इस्तेमाल किया, तो एक लाइन छोड़ के नया पैराग्राफ स्टार्ट करेगा। ये जो बीच में से एक लाइन छोड़ गया। लेकिन BR से क्या हुआ, मैंने एक एक्स्ट्रा लाइन छोड़ दी। ये जो एक लाइन उसने कंप्यूटर ने खुद ही छोड़ी, एक लाइन कंप्यूटर ने खुद ही छोड़ता है बाय डिफ़ॉल्ट, और एक लाइन मैंने एक्स्ट्रा कंप्यूटर से छुड़वा दी BR का टैग लिख के, और उसके बाद ये वाला पैराग्राफ जो है वो यहाँ पर प्रिंट हुआ, थर्ड सिंपल पैराग्राफ। अब मैंने पैराग्राफ के बीच में BR का टैग लगा दिया। पैराग्राफ के बीच में BR का टैग लगाने से क्या हुआ कि कंप्यूटर ने लाइन छोड़ दी, नई लाइन से शुरू कर दिया। तो BR का मतलब क्या होता है कि नई लाइन से शुरू करेंगे कोड या लाइन ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर लाइन ब्रेक हो गया। तो अगर मैं पैराग्राफ के अंदर BR लिख दूँगा तो उससे पैराग्राफ BR से पीछे वाला जो पैराग्राफ है वो और जो उसके बाद वाला पैराग्राफ है, दोनों में एक बीच में लाइन आ जाएगी। BR के बाद वाला जो भी होगा वो अगली लाइन में आएगा। तो BR जो है वो लाइन ब्रेक्स के लिए इस्तेमाल होता है। अब मैंने इस पैराग्राफ के बाद एक लाइन तो कंप्यूटर खुद छोड़ेगा, और 2 BR लगा के मैंने 2 एक्स्ट्रा लाइन्स कंप्यूटर से और छुड़वा दी। एक ये छुड़वा दी और एक ये छुड़वा दी। तो टोटल 3 लाइनें छोड़ के कंप्यूटर ने अगला पैराग्राफ लिखा, ये वाला। अब आपने एक चीज़ नोट करी है कि यहाँ पर BR का जो टैग है, क्योंकि हमने पिछले क्लास में बात करी थी कि जो क्लोजिंग टैग होता है हमें बताना पड़ता है, जब भी हम टैग खोलेंगे तो कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि ये टैग ख़त्म कहाँ पर करना है। BR के केस में यहाँ पर कहीं भी हमें क्लोजिंग टैग नहीं देखा, क्योंकि ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सेल्फ क्लोजिंग टैग हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे बहुत सारे टैग आएंगे जो सेल्फ क्लोजिंग है, आप इनको घर में भी ट्राई कर सकते हैं। सेल्फ क्लोजिंग टैग में क्या होता है, कंप्यूटर ने लाइन छोड़ी है, अगर कंप्यूटर यहाँ पर लाइन छोड़ा है तो एक ही लाइन छोड़ेगा, उसके बाद BR ऐसा नहीं है कि अब लाइन छोड़ता ही चला जाएगा। तो इसमें हमें एंड टैग लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लिख भी सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम BR का टैग बंद करेंगे तो भी एक ही लाइन छूटेगी, और BR का टैग बंद नहीं करेंगे तो भी एक ही लाइन छूटेगी। क्योंकि BR का मतलब ये नहीं है कि लाइन छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ, बल्कि BR का मतलब है कि ये वाली लाइन तोड़ दो, लाइन ब्रेक कर दो। तो यानी सिंपल अल्फाज में एक लाइन छोड़ के लिखो जो भी लिख रहे हो। तो कंप्यूटर ये काम खुद ही कर लेता है, वो एक ही लाइन छोड़ेगा चाहे आप BR का टैग बंद करो या ना करो। ऐसे टैग को जिसमें क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं होती उसको सेल्फ क्लोजिंग टैग बोलते हैं, और वो ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। यानी ये जो BR का टैग है, इस BR के टैग को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ब्रैकेट बनाया, BR लिखा, और जब मैं इसको बंद करने लगूँ तब मैं स्लैश लगा के बंद कर दूँ। ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं BR को, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अभी हम आज की क्लास का नया कंटेंट स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को यहाँ तक कोई मसला है तो पूछ ले। मैंने बहुत स्पीड में इसलिए लेके चला क्योंकि ये सारी बातें पिछली क्लास में कर चुके। अगर आपको इन सवालों में कोई मसला आप पूछ सकते हैं, वरना अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आया तो उसके लिए आपको पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी, उसके 17 मिनट छोड़ के देखिएगा। सही, तो किसी को कोई मसला नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नए टैग्स हमने, इनमें से एक दो हमने देखे थे पिछली बार। HTML टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी का मतलब होता है अपनी राइटिंग को किस तरह अच्छा बना सकते हैं। टाइपोग्राफी में हमारे पास बहुत सारे टैग आते हैं, इटैलिक है, बोल्ड है, अंडरलाइन है। मैंने यहाँ पर हमने पिछली बार बोल्ड के लिए स्ट्रॉन्ग वाला टैग इस्तेमाल किया था, तो B टैग भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। B टैग के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो इस तरह थोड़ा मोटा होकर दिखेगा, बोल्ड होके। फिर इटैलिक हमने इस्तेमाल किया तो वो थोड़ा टेढ़ा होकर, जिस तरह इटैलिक टेक्स्ट इस्तेमाल होता है। फिर U जो है वो अंडरलाइन के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ पर ही अंडरलाइन हो गया।
अब आपने एक बात नोट करी हो यहाँ पर कि ये जो बी है और ये जो आई है और ये जो यू है, ये तीनों एक ही लाइन में आ गए। हालांकि पीछे हम देख रहे थे कि जब हम मुख्तलिफ टैग इस्तेमाल कर रहे थे पैराग्राफ के, तो हमारे पास क्या हो रहा था कि एक लाइन ऑटोमेटिकली कंप्यूटर छोड़ रहा था। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो बोल्ड और इटैलिक और अंडरलाइन के टैग्स होते हैं, कंप्यूटर ये ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं होते। अब ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है? दो तरह के एलिमेंट होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। हाँ सही कह रहे हैं। हाँ, बिहार में टैग लगाने या ना लगाने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसमें वैसे सेम बात है। और हाँ, लाइन सिर्फ पैराग्राफ में ब्रेक होती है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि वो एक ब्लॉक एलिमेंट है। अब ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है? ब्लॉक एलिमेंट होता है जो पूरी लाइन इस्तेमाल कर ले बिला फजूल में। तो हम नोट पैड पर वापस आते हैं अपने एडिटर पे और वहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं नोट पैड खोलूँगा तो ये पुराना लिखा हुआ कोड पता नहीं कहाँ से आ गया, मैं इसको मिटा रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक नई फ़ाइल बना रहा हूँ, न्यू वन, और मैं सबसे पहले इसको सेव करूँगा। इस फ़ाइल का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन फ़ाइल के नाम के आखिर में .html लगाना ज़रूरी है। मैं इसका नाम लग देता हूँ कि सेकंड क्लास, और इसके एंड में .html लगाना ज़रूरी है। और याद रहे कि .html और उससे पहले के जो फ़ाइल का नाम है, इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे फिर मसले हो सकते हैं आपके कोड में। शायद नहीं भी हो, लेकिन हो भी सकते हैं। बेहतर यह है कि आप स्पेस ना दें, और डॉट के बाद तो बिल्कुल भी स्पेस ना दें। और यहाँ पर सेव एज टाइप में या तो ऑल फाइल कर दें या HTML कर दें। और मैं यहाँ डेस्कटॉप ले रहा हूँ, इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। और डेस्कटॉप कौन सी स्क्रीन होती है? ये वाली स्क्रीन। कंप्यूटर खोलते के साथ जो स्क्रीन आती है उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। तो अब ये फ़ाइल यहाँ सेव हो चुकी है, इसको मैं खोल लेता हूँ। क्योंकि मैंने इसे .html में सेव किया था, ये ऑटोमेटिकली एक स्पेशल फ़ाइल बन चुकी है और ये ब्राउज़र में ही चलेगी। अब जो भी मैं यहाँ कोड लिखूँगा उसको मैं सेव करूँगा और यहाँ पर आके ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँगा, तो मुझे वो कोड का जो आउटपुट है वो दिखेगा। टाइपोग्राफी वाले टैग इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ लिखा बी, इस टैग को मैंने बंद कर दिया। अब मैं जो भी लिखूँगा इसमें वो बोल्ड हो जाएगा। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ Ctrl S से, और ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश कर देता हूँ Ctrl R से। तो ये एक बोरिंग टेक्स्ट प्रिंट हो गया, लेकिन बोल्ड प्रिंट हुआ है। अभी तक हमने देखा था कि सिर्फ हेडिंग बोल्ड होती हैं, जबकि हमने नॉर्मल टेक्स्ट भी बोल्ड कर दिया। अब मैं यू का टैग इस्तेमाल कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो भी लिखूँगा वो अंडरलाइन हो जाएगा। इसको सेव करता हूँ Ctrl S से और रिफ़्रेश करता हूँ Ctrl R से, तो यहाँ पर अंडरलाइन कोड प्रिंट हो गया। अब मैंने यहाँ पर एक लाइन छोड़ी है, मैं यहाँ पर 10 लाइनें भी छोड़ता हूँ तो भी क्या होगा, कंप्यूटर उसको ऐसे ही प्रिंट करेगा, क्योंकि टैग से बाहर जो भी है कंप्यूटर को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कंप्यूटर या फिर इस जो एप्लीकेशन हमने खोली हुई है, ब्राउज़र जो है हमारा, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आपने क्रूम खोला हुआ है, चाहे एज है, चाहे सफारी है, ब्राउज़र को फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि मैं यहाँ पर पैराग्राफ इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, अगर मैं इसी के बाहर पैराग्राफ लगा दूँ तो पैराग्राफ क्या करेगा, वो एक एक्स्ट्रा लाइन लेगा। पैराग्राफ जो है वो ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट उन एलिमेंट्स को कहते हैं जो चाहे एक ही वर्ड के क्यों ना हो, वो पूरी लाइन ले लेंगे। जिस तरह मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाता हूँ और इसमें सिर्फ ए लिखता हूँ, Ctrl S से सेव करूँगा, Ctrl R से रिफ़्रेश करूँगा। अब इस ए ने क्या किया, नई लाइन, एक तो अपने से पहले एक लाइन ले ली, नई लाइन में प्रिंट हुआ, और एक अपने बाद
की जो पूरी लाइन है इसने ले ली। इस पूरी लाइन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है, पूरी लाइन ले लेता है, चाहे आप उसको एक वर्ड का क्यों ना लिखें, और अगर आप इसको काफ़ी बड़ा टेक्स्ट लिखेंगे तो भी ऐसे ही करेगा। अगर यहाँ पर आप लिखते चले जाएंगे कुछ भी और यहाँ सेव करेंगे या रिफ़्रेश करेंगे तो पूरी लाइन में भी पूरी लाइन, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँ या इस टेक्स्ट को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, तो अब ये करेगा, अपनी जो बच्ची कुछ लाइन है वो भी एक्स्ट्रा लाइन ले लेगा। अब ये अलग लाइन में कैसे आ गया, तो ये एक लाइन में आ गया। फिर बी आर का टैग हमने देखा था, वो क्या करता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ, दोनों तरीके से हम सेल्फ क्लोजिंग टैग लिख सकते हैं। बी आर का टैग क्या करता है, ये एक लाइन ब्रेक दे देगा, एक लाइन छोड़ के लिखेगा। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, अब इसने जो भी लिखा है एक लाइन छोड़ के लिखा है। अगर तो इनलाइन एलिमेंट, ये जो बोल्ड है या ये जो अंडरलाइन है, ये इनलाइन एलिमेंट्स हैं, जबकि ये जो पैराग्राफ है, हेडिंग है, इमेज है, बटन है, ये ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये पूरी लाइन ले लेंगे चाहे ये छोटे से ही क्यों ना हो। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। सही, तो आगे बढ़ता है। फिर इस तरह के और भी टैग्स हैं, इटैलिक है जिससे लेड गया, अंडरलाइन बोल्ड। अब यहाँ पर मैंने दोनों इस्तेमाल किए हैं। मैंने किया सिर्फ बी के ऊपर बी का टैग लगाया, यानी जो मेरा बोल्ड था वो मैंने यहाँ से शुरू किया और यहाँ ख़त्म कर दिया, तो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक ही बोल्ड वाली स्टाइलिंग हुई बाकी। और जबकि यू जो था पूरे पे था, तो पूरे पे अंडरलाइन हुआ, अंडरलाइन पूरे पे हुआ, लेकिन जितने एरिया पे मैंने बोल्ड किया था सिर्फ उतने एरिया पे बोल्ड हुआ। तो मैं एक टेक्स्ट को 4, 5, 6 जितने मर्जी टैग में चाहे रख सकता हूँ। मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बना सकता हूँ जिसको मैं सारे टैग में रखूँ, यानी यहाँ मैं लिख सकता हूँ BUI। पहले आई को बंद करूँगा, फिर यू को बंद करूँगा, फिर बी को बंद करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने खोला है उसी तरीके से मैं बंद करूँगा। अब मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, कंट्रोल आर से रिफ्रेश करता हूँ, तो अब तीनों स्टाइलिंग मेरे एक ही टेक्स्ट पे हो गई, बोल्ड भी हो गया, अंडरलाइन भी हो गया और इटैलिक भी हो गया। अब इसके बाद HTML में एक चीज़ होती है कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है, वो कोड जो आपका ब्राउज़र इग्नोर मार देगा। यानी अगर मुझे यहाँ पर अपना नाम लिखना है कि मुझे लिखना है मेड बाय हुनैन, और जब मैं इसको सेव करूँगा कंट्रोल एस से और रिफ़्रेश करूँगा कंट्रोल आर से, तो ये मेड बाय हुनैन यहाँ लिखा आ गया। अब मैं नहीं चाहता ये मेड बाय हुनैन जो है मेरी वेबसाइट पे लिखा है, बल्कि ये सिर्फ इस फाइल में लिखा हुआ, यानी कल को जब कोई बंदा ये फ़ाइल खोले तो उसको दिखे कि ये फ़ाइल हुनैन ने बनाई है, लेकिन ये जो मैंने बात लिखी है ये ब्राउज़र पे शो ना हो। ये मैं किसी डेवलपर के लिए लिख रहा हूँ, एक ऐसे बंदे के लिए लिख रहा हूँ जो उस वेबसाइट में आके काम करेगा, लेकिन उस बंदे के लिए नहीं लिख रहा जो वेबसाइट को खोलेगा। तो मैं इसको एक टैग में लिख सकता हूँ, मेड बाय हुनैन। अब जब मैं इसको सेव करूँगा और कंट्रोल आर से रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ लिखा हुआ नहीं आएगा, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। लेकिन सही तरीका क्या है, मैं यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क बनाऊँगा, 2 माइनस के साइन बनाऊँगा, उसके बाद इसके एंड में 2 माइनस के साइन बनाऊँगा। अब ये एक HTML कमेंट बन जाएगा। अब मैं इसको एक टैग की तरह क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि जब मेरा कोड आगे बढ़ेगा तो फिर मसले मसाइल हो सकता है, तो मुझे अपनी मर्ज़ी का टैग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन ये एक तरीका है जिसकी मदद से, ये एक ऐसा टैग है जिसके अंदर मैं कुछ भी लिखूँगा तो वो स्क्रीन पे शो नहीं होगा, बल्कि जब कोई मेरी फ़ाइल खोलेगा उसको शो होगा। तो ये मैं किसी डेवलपर के लिए लिख सकता हूँ जो मेरे फ़ाइल में काम करेगा। या फिर फ़र्ज़ करें मैं और आप एक टीम में काम कर रहे हैं और मेरे घर जाने का टाइम हो गया। अब मुझे आपको बताना है कि जब तुम इस कोड में काम करो तो लाइन 70 चेक करना, उसमें एरर है।
तो मैं आपके लिए या तो फ़ोन पे बताऊँगा या मैसेज कर दूँगा, या मैं ऐसी फ़ाइल में लिख दूँगा कि भाई लाइन 70 में एरर है। अब मैं इसको सेव कर दूँगा और घर चला जाऊँगा। अब जब आप इस फाइल पे काम करने आएंगे, अब ये बात वेबसाइट पे नहीं दिखेगी, लेकिन जब आप इस फाइल पे काम करने आएंगे तो आपको दिख जाएगा भाई कि लाइन 70 में एरर है, और आप जाके वहाँ पर उसको सॉल्व करके इस कमेंट को डिलीट कर देंगे। या मैं इसको अपने कोड को एक्सप्लेन करने के लिए लिख सकता हूँ। तो कमेंट प्रिंट नहीं होते स्क्रीन पे, लेकिन फ़ाइल में रहते हैं। तो ये एक डेवलपर दूसरे डेवलपर का आपस में बात करने का तरीका है, लेकिन ये यूज़र के लिए नहीं होते। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। सही, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास लिस्ट प्रिंट करने के तरीके हैं। HTML में हम कोई भी लिस्ट प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए हमें पहले लिस्ट का टैग बनाना पड़ेगा। लिस्ट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? L। अब मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख रहा, मैं ये लिख रहा हूँ कि जो एक वैलिड टैग है HTML का। अब इसको मैं इंडेंट करके कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसकी और इंडेंटेशन ऐसे भी कर सकता हूँ। अब ये ज़रूरी नहीं है इंडेंटेशन करना, इससे मेरे आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये साफ़ सुथरा कोड लिखने का एक तरीका है। और फिर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, जो इसके अंदर है वो उतने स्पेसेस छोड़ के, ये मैं स्पेसेस जो है मैं टैब दबा के दे रहा हूँ, तभी इतनी जल्दी जल्दी स्पेस आ रहा है। इससे मुझे पता चल रहा है कि कौन सा टैग किस टैग के अंदर है, और कौन सा टैग पहले बंद करना है, कौन सा बाद में बंद करना है। ये मुझे इसमें समझ आ रहा है। नहीं, आई जो है और आई का क्लोजिंग टैग है, दोनों एक ही लेवल पे हैं, तो मुझे पता चल रहा है कि कौन सा टैग कहाँ पर बंद करना है। फिर अंडरलाइन और अंडरलाइन का क्लोजिंग टैग, फिर बोल्ड और बोल्ड का क्लोजिंग टैग। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, रिफ़्रेश कर देता हूँ, मेरे कोड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मैं यहाँ पर लिस्ट में वापस आता हूँ। मैंने यहाँ लिस्ट खोली, यहाँ लिस्ट बंद कर दी। अब लिस्ट से पहले मैंने एक चीज़ लिखी है यू, यहाँ मैं ओ भी लिख सकता हूँ। यू का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब मैं आपको ये चीज़ें कमेंट में लिख के बता सकता हूँ, क्योंकि कमेंट जो है मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, एक डेवलपर के लिए लिख रहा हूँ, ये मेरे वेबसाइट पे शो नहीं होगा। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मैं यूएल इस्तेमाल करता हूँ, और ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ? OL। अब अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है? अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं वो लिस्ट जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है। यानी जब मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट इस्तेमाल करूँगा तो मेरी लिस्ट जो है वो बुलेट्स के फॉर्म में आएगी, डॉट 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 करके आएगी। और जब मैं ऑर्डर लिस्ट इस्तेमाल करूँगा तो वो 1 2 3 करके आएगी। अब ये कैसे होगा? मैं यहाँ पर लिस्ट में आइटम बनाता हूँ। मैं यहाँ बनाता हूँ आइटम 1, यहाँ बनाता हूँ आइटम 2, और यहाँ बनाता हूँ आइटम 3। मैं इसको सेव करता हूँ Ctrl+S से, रिफ़्रेश करता हूँ Ctrl+R से। तो यहाँ पर आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 जो है वो थोड़ी सी स्पेस छोड़ के आ गया। एक तो ये फ़र्क आया, लेकिन मज़ीद कोई फ़र्क नहीं आया, तीनों एक ही लाइन में आ गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने ब्राउज़र को बताया नहीं कि ये एक लिस्ट आइटम है। ये मैं कैसे करूँगा? LI का टैग लगा के। LI शॉर्ट फॉर्म है लिस्ट आइटम की। अब मैं यहाँ लिस्ट आइटम खोला है, तो ये लिस्ट आइटम कहाँ तक जा रहा है? यहाँ तक। अगर मैं नहीं लगाता तो ब्राउज़र क्या करेगा? सबको एक ही लाइन में लिख देगा, क्योंकि उसको तो नहीं पता कि ये लिस्ट आइटम ख़त्म कहाँ करना है, वो तो एक कंप्यूटर है। अब इसने क्या किया? यहाँ पर एक डॉट भी खुद से लगा दिया। अब मैं इसको बताता हूँ ये लिस्ट आइटम यहाँ ख़त्म हो रहा है। सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब मेरे आइटम 2 और आइटम 3 अगली लाइन में तो चले गए, लेकिन बुलेट्स नहीं आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इनको भी लिस्ट आइटम बनाना पड़ेगा। मैं इनको भी LI में लिस्ट आइटम बना देता हूँ। यहाँ पर क्लोजिंग टैग के लिए स्लैश लगाना ज़रूरी है, और ये भी मेरा लिस्ट आइटम बन गया। सेव करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा, तो आइटम 2 आइटम 3 आ गए। तो LI लगाना ज़रूरी है। LI लगाने से क्या हो रहा था? अगर मैं LI नहीं लगा रहा था तो कंप्यूटर उसको लिस्ट आइटम ही नहीं मान रहा था, उसको बस वैसे ही प्रिंट कर रहा था। और अगर मुझे लिस्ट आइटम बनाना है तो मुझे LI लगाना पड़ेगा।
सेम काम यहाँ पर भी होगा। अब मैं इसको इंडेंट करके लिख सकता हूँ, टैब दबा के स्पेस देके, ज़रूरी नहीं है लेकिन इससे मुझे पता चलेगा कि ये चीज़ के अंदर आती है। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये भी सिर्फ इंडेंटेशन है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरे इस LI की टैग में इतना कोड नहीं है तो मैं इसको एक ही लाइन में लिख रहा हूँ। और अगर यही काम मैं OL के अंदर करता फिर क्या होता, तो 1 2 3 करके चीज़ें प्रिंट होती हैं, सिंपल। तो अगर मैं UL का इस्तेमाल करूँगा तो बुलेट्स डॉट डॉट करके चीज़ें आएंगी, और अगर मैं OL का इस्तेमाल करूँगा तो 1 2 3 करके चीज़ें आएंगी। अब मैं इसको और भी चेंज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ABC भी कर सकता हूँ, या मैं रोमन काउंटिंग में भी ला सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे CSS इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब वो कैसे करते हैं उस पर आते हैं, लेकिन पहले थोड़ी सी और HTML सीख लेते हैं। HTML में दूसरी बड़ी चीज़ पे आ रहे हैं। इस पे आने से पहले अगर यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न है तो LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम। जो भी चीज़ें मुझे लिस्ट में शामिल करनी है उनको मुझे LI के टैग में लिखना पड़ेगा। अगर मैं किसी चीज़ को LI के टैग में इस्तेमाल नहीं कर रहा था तो कंप्यूटर क्या कर रहा था, यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, अब इसके पास से डॉट चला गया तो ये चीज़ लिस्ट से बाहर हो चुकी है। और अगर मैं LI का टैग इस्तेमाल कर रहा हूँ तो और सेव करके रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पर वो चीज़ बुलेट्स के साथ आ रही है। इसी तरह OL में भी ऐसा ही है। OL में भी अगर मैं LI नहीं लिखूँगा तो ये चीज़ लिस्ट में शामिल नहीं होगी, ये वैसे ही प्रिंट हो जाएगी जैसे आम चीज़ प्रिंट होती है। यहाँ सेव करूँगा आइटम 3 वैसे ही प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं इसको LI के अंदर लिख रहा हूँ, LI के टैग के अंदर, तो इस पर वो वाली स्टाइलिंग हो रही है, ये लिस्ट के अंदर शामिल हो रहा है। इससे पहले 1 2 3 लिखा आ रहा है। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि इसको मैंने लिस्ट में शामिल नहीं किया, ये मैंने ऐसे लिख दिया कि सम टैग्स, और इसमें यहाँ मैंने लिखा आइटम 3। और अब मैं सेव करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा तो आइटम 1 के पीछे तो नंबर है, 2 पे भी नंबर है, 3 पे भी नंबर है, लेकिन बीच में जो सम टेक्स्ट है उस पर कोई नंबर नहीं है। तो कंप्यूटर ने उसे लिस्ट में शामिल नहीं किया, उसके पीछे ऑटोमेटिक नंबरिंग नहीं करी। मैं यहाँ पर ख़ुद भी नंबरिंग कर सकता हूँ, लेकिन कंप्यूटर की नंबरिंग से क्या हो रहा है, मेरा टाइम बच रहा है, कंप्यूटर खुद ही नंबर लिखते जा रहा है। जी, हॉरिजॉन्टल टैग बनाने के लिए सीधी जो लिस्ट होती है वो बनती है इसमें UL में और OL में, दोनों में हॉरिजॉन्टल लिस्ट बनती है, बिल्कुल सीधी लिस्ट बनती है। जिस तरह आप शॉपिंग लिस्ट बनाते हैं उसी तरह की लिस्ट बनाने के लिए UL OL इस्तेमाल होता है, किसी भी तरह की लिस्ट। तो अब हम दूसरी मेन चीज़ सीखेंगे HTML में, और अगर आपको ये समझ आ गई तो आपको आधी HTML तो वैसे ही समझ आ गई। HTML में अभी जो हम सीख रहे थे वो सिर्फ हम जैसे हमने पहली क्लास में टैग सीखा, अभी जो हम सीख रहे थे वो सिर्फ हम बहुत सारे तरह के टैग सीख रहे थे। टैग सिर्फ एक तरीका है चीज़ें प्रिंट करने का अपनी मर्ज़ी के स्टाइल में, बाकी टैग कुछ भी नहीं है। और ये H2 जो है, P जो है, सारे टैग हैं और मुख्तलिफ़ तरह के टैग हैं। इसी तरह एट्रीब्यूट भी एक तरीका है अपनी चीज़ को अपनी मर्ज़ी से प्रिंट करने का। वो कैसे, अभी देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर कोई इमेज लगाऊँ, इमेज का टैग होता है IMG। मैं इसको अब ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ये टैग बंद करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ज़रूरत क्यों होती है टैग बंद करने की, इसलिए ताकि कंप्यूटर को बता सकें कि ये जो टैग है ये कहाँ ख़त्म करना है। क्योंकि इमेज का टैग जो है वो ऑटोमेटिकली वहाँ ख़त्म हो जाएगा जहाँ पर इमेज ख़त्म हो रही है। तो हमें इमेज का टैग बंद करने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर ख़ुद ही बंद कर देगा। ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे कोई इमेज नहीं दिखी, क्योंकि मैंने कंप्यूटर को बताया ही नहीं कि कौन सी इमेज प्रिंट करनी है। मैं ऐसा कैसे करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कंप्यूटर को टैग के बारे में मज़ीद डिटेल दूँगा ना।
अब मैं यहाँ कमेंट लिख रहा हूँ, इमेज टैग की डिटेल्स देनी पड़ेंगी। अब मैं इमेज टैग की डिटेल कैसे दूंगा? एट्रीब्यूट्स के जरिए। एट्रीब्यूट क्या होता है कि मैं स्पेस देकर उन टैग्स के बारे में डिटेल देना शुरू हुआ कंप्यूटर को, कि ये तस्वीर कहाँ सेव है मेरे कंप्यूटर में, इसकी हाइट क्या होगी, इसकी विड्थ क्या होगी, अगर इमेज ना मिले तो क्या करना है, ये सारी चीज़ें। ऐसा मैं कैसे करता हूँ? एक एट्रीब्यूट के ज़रिए। एट्रीब्यूट किस तरह लिखते हैं? मैं टैग के, मेरे टैग का नाम जो भी है, कुछ भी हो सकता है। इस फ़िलहाल मेरे टैग का नाम क्या है? IMG, और ये एक इमेज का टैग है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी स्पेस दी, उसके बाद यहाँ मैं एट्रीब्यूट का नाम लिखूँगा जो मुझे डिटेल देनी है। कंप्यूटर अगर मुझे इमेज की फ़ाइल, जैसे मुझे अगर इमेज की हाइट बतानी है, कितनी हाइट पे इमेज रखनी है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा हाइट, फिर इक्वल टू, और 2 कोटेशन मार्क डालूंगा, और कोटेशन मार्क के अंदर मैं लिखूँगा कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। वैल्यू से मुराद, मैंने यहाँ पर हाइट लिखी है ना प्रॉपर्टी में, तो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यानी हाइट। मैंने डिटेल तो दे दी कि इसकी हाइट होनी चाहिए, लेकिन कितनी होनी चाहिए वो मैं इक्वल टू और 2 कोटेशन मार्क के अंदर बताऊँगा। जैसे 20 सेंटीमीटर, 15 पिक्सल, 2 मीटर। मैं यूनिट भी कोई भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और नंबर भी कोई भी दे सकता हूँ, और बाकी उसी तरह नॉर्मल टैग बन जाएगा। अब क्योंकि इमेज टैग है तो वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है, उसमें मुझे एंड टैग देने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको थोड़ा एक्शन में देखते हैं। मैं यहाँ वापस आता हूँ। मैं यहाँ पर इमेज का एड्रेस कैसे दूंगा? SRC करके, और SRC के बीच में मैं लिखूँगा मेरी फ़ाइल का नाम। मैं अगर लिख देता हूँ hello.png, तो अभी मेरे कंप्यूटर में hello.png की फ़ाइल नहीं ढूंढेगा, बल्कि जिस फोल्डर में मेरा क्या कहते हैं, मेरी HTML की फ़ाइल है, उसी फोल्डर में ढूंढेगा hello.png की इमेज। अब मेरी HTML की फ़ाइल कहाँ पर है? डेस्कटॉप पर। अब ये ढूंढेगा यहाँ पर कहीं hello.png की फ़ाइल है, पूरे कंप्यूटर में नहीं ढूंढेगा, सिर्फ जहाँ पर मेरी HTML की फ़ाइल सेव है वहीं ढूंढेगा कि hello.png की फ़ाइल है। अगर है तो उसको स्क्रीन पे शो कर देगा, यहाँ पर शो कर देगा। अगर इसको नहीं मिलेगी तो ये एक अजीब सी इमेज शो कर देगा। अब वो क्या इमेज होगी देखते हैं। Ctrl+S से सेव करता हूँ, यहाँ जाके Ctrl+R से रिफ़्रेश करता हूँ, और इसने अपने पास से एक इमेज प्रिंट कर दी। मैं इसको कोई भी नाम दूंगा, abc.png, या तो ये यही करेगा। या मैं इसको बोल देता हूँ 12.jpg, तो ये एक ही अपनी मर्ज़ी की फ़ाइल बार बार स्क्रीन पे प्रिंट करता रहेगा। जब तक मैं इसको कोई सही फ़ाइल नहीं दूंगा तब तक ये ऐसे ही करता रहेगा। तो इसको सही फ़ाइल देते हैं। मैं आ जाता हूँ। मैंने क्या किया है, यहाँ पर इसको एट्रीब्यूट दिया कंप्यूटर को, और एट्रीब्यूट क्या है, मैं उस टैग के बारे में मज़ीद डिटेल दे रहा हूँ। मैं इसको यहाँ पर बोल रहा हूँ विद जो होनी चाहिए। अब विद मैंने इसको एक और डिटेल दी है, इक्वल टू का साइन लगाया है और कोटेशन मार्क इस्तेमाल किया है, और विद मैं इसको बोलता हूँ 12 सेंटीमीटर। ठीक, इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ, तो अभी छोटी हो गई, 12 सेंटीमीटर की हो गई, लेकिन इमेज अभी भी नहीं आई है। मैं इसको थोड़ा यहाँ पर इसको हाइट भी दे सकता हूँ, और मैं इसको देता हूँ 2 इंच, और Ctrl+S से सेव, Ctrl+R से रिफ़्रेश। अब इसने इंच नहीं ढूंढा, मैं इसको इंच देता हूँ, इसको इंच भी नहीं मिला। यानी इंच एक ऐसा यूनिट है जो कंप्यूटर को नहीं, HTML को नहीं आता। मैं इसको मीटर देता हूँ, शायद इसको मीटर आता हो, इसको मीटर भी नहीं आता, तो फ़िलहाल इसको मैं सेंटीमीटर ही देता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ इसकी हाइट कितनी रखे, 25 सेंटीमीटर, और रिफ़्रेश करता हूँ तो 25 सेंटीमीटर हाइट, 12 सेंटीमीटर विड्थ, लेकिन अभी भी मेरी मर्ज़ी की इमेज प्रिंट नहीं हुई है। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल इसको अपने टैग के बारे में डिटेल दे रहा हूँ, और ये और डिटेल की मदद से और अच्छी तरीके से उस टैग को प्रिंट कर पा रहा है, और उस डिटेल देने को हम कहते हैं एट्रीब्यूट। अगर कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं।
यार तंजा वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। पिक्चर बेशक लो क्वालिटी की हो, ख़राब हो, कुछ भी हो, कंप्यूटर शो ज़रूर करेगा। जैसी भी पिक्चर हो, कंप्यूटर का सिर्फ कंप्यूटर का काम है तो उसको प्रिंट करना। जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर को फ़र्क नहीं पड़ता कि इमेज ख़राब क्वालिटी की है या अच्छी क्वालिटी की है, कंप्यूटर को सिर्फ इनपुट चाहिए। कंप्यूटर को फ़र्क नहीं पड़ता कि इमेज कैसी भी है, तो कंप्यूटर को बस इनपुट चाहिए और उसका आउटपुट शो करना है। कंप्यूटर का काम ये है कि आपसे इन्फॉर्मेशन लेनी है और आपकी इन्फॉर्मेशन को स्क्रीन पे शो करना है। चाहे वो ख़राब इन्फॉर्मेशन है, कंप्यूटर दिखा देगा। ख़ास तौर पे HTML तो ऐसी ज़बान है जो कभी एरर देती ही नहीं है, ज़ीरो एरर आता है HTML में, जो कि थोड़ी बुरी बात भी है। ये जो है ये सिर्फ एट्रीब्यूट्स हैं। ये मैं उस कंप्यूटर को इस टैग के बारे में मज़ीद डिटेल दे रहा हूँ। तो अभी अपनी मर्ज़ी की इमेज लगाते हैं। मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, यहाँ पर सर्च करता हूँ और यहाँ पर कोई कैट की इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। कोई भी इमेज डाउनलोड करने के लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, सेव इमेज एज पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ, जहाँ पर मेरी HTML की फ़ाइल है। यहाँ पर मैं इसको cat.jpg के नाम से सेव कर रहा हूँ। सेव के बटन पे क्लिक करूँगा। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। मेरे पास तस्वीर डाउनलोड हो चुकी है। मैं चेक कर लेता हूँ तस्वीर डाउनलोड हुई है या नहीं है। डेस्कटॉप पे जाता हूँ, यहाँ पर cat.jpg आ गई है। अब मैं अपनी HTML की फ़ाइल में जाऊँगा और जहाँ पर मैंने उसको अपनी फ़ाइल के नाम की डिटेल दी है SRC में, SRC की फुल फॉर्म होती है सोर्स, इसकी फुल फॉर्म है सोर्स, लेकिन कंप्यूटर को सोर्स समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं वापस SRC लिख देता हूँ। अब मुझे कैसे पता चला कि इमेज में तस्वीर का नाम देने के लिए SRC ही इस्तेमाल होता है? मैंने ये बातें आपको कोड करके याद हो जाती है। मैंने कोड लिख के मुझे याद हो गई है, लेकिन आपको ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी कोड लिख के याद हो जाएगा। और अगर आप भूल जाएं तो आप w3schools.com जो सबसे बेहतरीन वेबसाइट है बिगिनर्स के लिए, कोडिंग सीखने के लिए, वहाँ जा सकते हैं। और जैसे हमने वहाँ पर पूरे टैग्स की लिस्ट है, वहाँ पर पूरे एट्रीब्यूट्स की भी लिस्ट है। मैं यहाँ जाता हूँ, वापस उसी लिंक पे जाऊँगा, ट्यूटोरियल्स में रेफरेंस में अब यहाँ पर सारे टैग्स की लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पर मैं इमेज का टैग सर्च करूँगा, IMG, यहाँ क्लिक करता हूँ, इमेज के टैग शो हो गया। अच्छा, ये क्लिकेबल नहीं है, तो इमेज के टैग का पेज खुल गया। अब यहाँ पर मेरे पास एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। यहाँ पर वो सारे डिटेल्स हैं, मैं इसको दे सकता हूँ, ऑल्ट दे सकता हूँ, क्रॉस ऑरिजिन, हाइट जो अभी हमने इस्तेमाल किया, उसके बाद SRC आ गया, विद आ गया, ये सारे हमने इस्तेमाल किए। SRC क्या है? स्पेसिफाई द पाथ टू द इमेज। पाथ का मतलब क्या होता है? लोकेशन, जो हम फिज़िक्स में भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम उस तस्वीर का एड्रेस दे सकते हैं। तो अब हम जाते हैं यहाँ पर अपनी फ़ाइल का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर इस वेबसाइट पे आपको सारे एट्रीब्यूट मिल जाएंगे, सारे टैग के, जो आप डिटेल में देख सकते हो। पैराग्राफ, H1 सब के बारे में देख सकते हो। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। cat.jpg हमारी इमेज का नाम था। मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पर कैट की इमेज आ गई। 12 सेंटीमीटर विड्थ, 25 सेंटीमीटर हाइट। वापस यहाँ जाता हूँ और मैं इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ 100 सेंटीमीटर।
और यहाँ लिखता हूँ 125 सेंटीमीटर, सेव करता हूँ कंट्रोल एस से, रिफ़्रेश करता हूँ कंट्रोल आर से, और यहाँ मेरी इमेज आ गई। मैं यहाँ पर हाइट निकाल देता हूँ, किसी काम की नहीं है। जब मैं हाइट वाली डिटेल डिलीट कर दूँगा तो कंप्यूटर हाइट खुद ही डिसाइड कर लेगा विड्थ के हिसाब से, या जो भी ओरिजिनल हाइट होगी इमेज की वो ले लेगा। मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो इसने अपनी ओरिजिनल हाइट ले लिया। अगर मैं यहाँ से विड्थ भी डिलीट कर दूँ तो कंप्यूटर विड्थ भी ओरिजिनल ले लेगा। सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, और यहाँ पर ओरिजिनल हाइट और इमेज आ गई। और ये बहुत बड़ी इमेज है, इसलिए इस तरह से शो हो रही है। ये बहुत बड़ी इमेज है। ये कैट है, इसकी आँखें, मैं इसको वापस दे देता हूँ कि बहुत बड़ी इमेज है। मैं इसको विड्थ देता हूँ 100। पिक्सल भी एक यूनिट है, और पिक्सल वो यूनिट है जो आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ख़ासतौर पे CSS में। डेवलपर्स के नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट जो विड्थ नापने का यूनिट है, हाइट नापने का, वो पिक्सल्स है। और ये बहुत छोटा होता है, 100 पिक्सल बहुत छोटा होता है। मैं भी आपको दिखाता हूँ। सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, और ये 100 पिक्सल है। बिल्कुल छोटी सी इमेज हमारे पास आ गई। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें मैं तस्वीर का नाम गलत लिखा है, मैंने यहाँ लिख दिया 1.jpg। अब कंप्यूटर यहाँ पे मुझे अजीब सी तस्वीर दिखा रहा है ना, और ये मेरे यूज़र को शायद समझ ना आए। जो भी मेरी वेबसाइट पे आ रहा है, मेरा यूज़र है मेरी वेबसाइट का, उसको शायद तस्वीर समझ ना आए और उसको लगे कि ये वेबसाइट सही नहीं चल रही, जो कि अच्छी बात नहीं है। हम चाहते हैं हमारे यूज़र पे एक अच्छा इंप्रेशन बने। या उसका नेट स्लो है, तस्वीर अभी लोड हो रही है, तो मैं यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकता हूँ। एट्रीब्यूट क्या है? सिंपल उस टैग के बारे में मज़ीद डिटेल है। ALT, और ALT क्या है? इसकी फुल फॉर्म है ऑल्टरनेट। यानी अगर मेरी तस्वीर लोड नहीं हुई है, अभी हो रही है, या फिर तस्वीर कंप्यूटर को मिली नहीं है, तो बजाय इस अजीब सी तस्वीर को दिखाने के कंप्यूटर क्या करे, एक एरर मैसेज शो कर दे। मैं यहाँ पर शो करा रहा हूँ इमेज नॉट फाउंड। जो भी मैं यहाँ लिखूँगा, इसको सेव करूँगा कंट्रोल S से, रिफ़्रेश करूँगा कंट्रोल R से, तो यहाँ पर इमेज नॉट फाउंड का एरर भी नज़र आ रहा है। ऐसा मैं तब भी इस्तेमाल कर सकता हूँ कि जब यूज़र अपने कंप्यूटर से कोई तस्वीर अपलोड करे और उसके बाद अपने कंप्यूटर से वो डिलीट कर दे, तो मैं तब भी ऐसा दिखा सकता हूँ। लेकिन अगर वो अपलोड कर रहा है तो वो तस्वीर मेरे पास सेव हो जाएगी, ये एरर नज़र नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मैं इसको इमेज नॉट फाउंड दिखा रहा हूँ वैसे ही। तो ऑल्टरनेट के जो एट्रीब्यूट है, ये मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ एरर दिखाने के लिए। फिर से मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं W3 स्कूल की वेबसाइट पे जाऊँगा, रेफरेंस पे जाऊँगा और टैग में जाके देख लूँगा कि यहाँ पर मेरे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं इमेज के टैग में। ये रहा ऑल्टरनेट, और यहाँ पर क्या है? स्पेसिफाई एन ऑल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज। अगर इमेज नहीं मिलेगी तो एक ऑल्टरनेट में टेक्स्ट दिखा देगा। अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसको सही कर देता हूँ। cat.jpg, कंट्रोल S से सेव, कंट्रोल R से रिफ़्रेश, तस्वीर प्रिंट होगा। अब आ गया हमारे पास एंकर टैग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। हम जब भी अपनी वेबसाइट पे लिंक्स बनाएंगे, पहले हम आते हैं अपनी कोड को स्टैंडर्ड करते हैं। कैसे करते हैं? डॉक टैब HTML, ये ब्राउज़र को बताएगा कि HTML का डॉक्यूमेंट है। तो जो मैं हेड में लिखूँगा वो मुझे कहाँ पर नज़र आएगा? कंट्रोल S से रिफ़्रेश, कंट्रोल R से। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि मैंने अभी क्या लिखा है, तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। पिछली वीडियो के बिल्कुल एंड में हमने ये पढ़ा था, आखिरी के 20 मिनट में, कि इन सब का मतलब क्या है। जल्दी जल्दी बता देता हूँ दोबारा से। इसका मतलब है
ब्राउज़र जब हमारी ये फाइल रीड करेगा प्रिंट करने के लिए स्क्रीन पे, तो उसको पता लगेगा कि HTML का डॉक्यूमेंट है। HTML का टैग जो है वो लिखना एक स्टैंडर्ड है, उसमें हम पेज के बारे में मज़ीद डिटेल दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं डिटेल देता हूँ कि हमारे पेज की लैंग्वेज क्या है। मैं देता हूँ एन हमारे पेज की लैंग्वेज है, एन का मतलब है इंग्लिश, इसको स्मॉल में लिखते हैं। एन का मतलब इंग्लिश, मैं इसको स्मॉल में भी लिख सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कैपिटल में लिखूँ। अब ये एक एट्रीब्यूट है, मैं अपने पेज के बारे में डिटेल दे रहा हूँ। HTML का टैग क्या है, मेरा पूरा पेज, और मैं उसके बारे में डिटेल दे रहा हूँ। एन कर रहा हूँ, यहाँ आके रिफ़्रेश करूँगा, और जब यहाँ क्लिक करूँगा तो मेरे ब्राउज़र को पता चल गया कि इंग्लिश है। अब मैं एक ब्राउज़र को बेवकूफ़ बनाता हूँ, क्योंकि कंप्यूटर एक बेवकूफ़ इंसान है, सॉरी बेवकूफ़ मशीन है। ये सिर्फ वही करेगा जो मैं इसको बोलूँगा, और ये यकीन भी कर लेगा मेरी बात पे। मैं इसको बोलता हूँ ये पेज जो है अरबी में, हालांकि मैं यहाँ पर जो भी लिखूँगा वो इंग्लिश में लिखूँगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, सेव करता हूँ Ctrl+S से, रिफ़्रेश करता हूँ Ctrl+R से, तो अभी मुझे बोल रहा है ट्रांसलेट पेज फ्रॉम अरेबिक, हालांकि मेरा पेज इंग्लिश में ही लिखा है। तो मैं यहाँ झूठ भी लिखूँगा तो कंप्यूटर को नहीं पता मैं झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। कंप्यूटर मेरी बात पे यकीन कर लेगा और जो मैं बोलूँगा वैसा का वैसा स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। मैं आता हूँ यहाँ पर, इसको हेडिंग बना देता हूँ। H मतलब हेडिंग, 1 मतलब हेडिंग का सबसे बड़ा साइज़। Ctrl+S सेव किया, Ctrl+R से रिफ़्रेश किया। इसी तरह मैं इसको सही कर देता हूँ, इंग्लिश में कर देता हूँ। टाइटल में जो भी लिखूँगा वो यहाँ पर, अभी मेरी फ़ाइल का नाम लिखा आ रहा है ना टैब में। टाइटल में अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ सेकंड क्लास, सेव करा, रिफ़्रेश किया। अब मेरे फ़ाइल का नाम नहीं बल्कि जो मैं टाइटल में लिख रहा हूँ वो नज़र आएगा। अभी भी ये अरबिक क्यों बोल रहा है? अच्छा ये पुराना खुला हुआ, सही। अब मैं यहाँ बनाता हूँ एंकर टैग। कमेंट लगाते हैं पहले, ताकि एंकर टैग इस्तेमाल होता है दो फाइल्स को आपस में लिंक करने के लिए। हमारे पास कितना टाइम रह गया? 7 मिनट रह गए। ज़रूरी नहीं है, इमेज और फाइल आप किसी फोल्डर में सेव कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। विंडो, मैं इस फाइल को बंद करता हूँ, क्योंकि जब फाइल खुली हुई हो तो मैं इसको फोल्डर में कॉपी नहीं कर सकता, मेरा कंप्यूटर एरर देगा। क्या एरर देगा वो दिखा देता हूँ। मैं यहाँ फोल्डर बनाता हूँ, उसको मैं नाम देता हूँ सेकंड क्लास, कॉपी करता हूँ। और ये फ़ोल्डर मैं कहीं भी बना सकता हूँ अपने कंप्यूटर में। मैं इसको अपने C ड्राइव, D ड्राइव में बना सकता हूँ। अगर आप लिनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, मैक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उसमें भी कहीं भी सेव कर सकते हैं। अब मैं अपनी फ़ाइल इसमें कॉपी करता हूँ। जैसे ही मैं सेकंड फाइल कॉपी करूँगा और इसको यहाँ कॉपी करूँगा, अब यहाँ पर एरर आएगा, देखिएगा। मैं यहाँ जाऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा तो कंप्यूटर बोलेगा फ़ाइल नॉट फाउंड। ऐसा क्यों हुआ, कोई बता सकता है? सही, बिल्कुल सही बोला। कंप्यूटर अभी भी उसको कहाँ ढूंढ रहा है? C यूज़र हैदर डेस्कटॉप सेकंड क्लास और HTML, वो अभी भी इसको डेस्कटॉप पे ही ढूंढ रहा है, जबकि डेस्कटॉप पे है ही नहीं। मैं इसको यहाँ पर जाके, या तो मैं यहाँ जाके सीधा क्लिक कर दूँगा इस फाइल पे और यहाँ खुल जाएगी। एक तरीका तो ये है कि मैंने उस फाइल पे क्लिक किया, वो यहाँ खुल गई। दूसरा तरीका क्या है कि मैं लिंक में जाकर इस फोल्डर का नाम दे दूँ। फोल्डर का नाम क्या है? सेकंड और स्पेस क्लास, और फोल्डर का नाम मैंने बताया और फाइल का नाम लिखा हुआ है। कंप्यूटर कैसे पता चलेगा कि मैं फ़ोल्डर में जाना है? स्लैश दे के एंटर करूँगा तो ये फाइल अब लोड हो गई। अब cat.gb यहाँ पर है। अब मेरे से फाइल गलती से बंद हो गई, क्योंकि नोटपैड ने भी एरर दे दिया। नोटपैड भी कह रहा है कि फ़ाइल की डेस्टिनेशन चेंज हो गई है। अब मैं जाऊँगा इस फोल्डर में, इस फोल्डर को खोलता हूँ। इस फाइल पे राइट क्लिक करूँगा, एडिट विद नोटपैड ++ पे क्लिक कर दूँगा और ये फ़ाइल फिर से नोटपैड में खुल जाएगी। अब मैं यहाँ पर इमेज का टैग बनाता हूँ। सेल्फ क्लोजिंग टैग है, एंड टैग लिखने की ज़रूरत नहीं है ये, क्योंकि इमेज खुद ही ख़त्म हो जाती है, चलती नहीं रहेगी इमेज। जितने साइज़ की होगी उतने साइज़ की प्रिंट रहेगी। मैं लिखता हूँ src = cat.jpg
ऑल्टरनेट टेक्स्ट अभी देने की जरूरत नहीं है, विद दे देते हैं ताकि छोटी प्रिंट हो। और देता हूँ 100 पिक्सल और यहाँ देता है हेलो कैट। सेव करता हूँ कंट्रोल एस से, रिफ़्रेश करता हूँ कंट्रोल आर से और यहाँ हेलो कैट प्रिंट हो गया। साथ में छोटी सी कैट की इमेज भी प्रिंट हो गई जो मेरे डेस्कटॉप फाइल में थी। तो ज़रूरी नहीं है डेस्कटॉप में अपनी फ़ाइल रखूँ HTML की और इमेज की, मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ। दूसरा सवाल वकार अहमद ने पूछा और उन्होंने ये पूछा है कि भाई डाउनलोड करना ज़रूरी है इमेज। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मैं यहाँ पर जा सकता हूँ, यहाँ पर दोबारा सर्च करता हूँ कैट। यहाँ पर मैं किसी भी, यहाँ इमेजेस में जाते हैं और इमेजेस देखते हैं। यहाँ मैं किसी भी कैट की इमेज पे राइट क्लिक करूँगा, इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ लिखा हुआ है कॉपी इमेज लिंक। अगर आप क्रूम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ लिखा आ रहा होगा कॉपी इमेज एड्रेस। दोनों चीज़ें हो सकती है। यहाँ पर मैं दूसरा ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एज, तो यहाँ पर कॉपी इमेज लिंक आ रहा है। अगर आप क्रूम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर कॉपी इमेज एड्रेस आएगा। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ जाके src जगह जहाँ मैंने अपने फ़ोल्डर में फ़ाइल का नाम रखा है, यहाँ मैं इस पूरी लिंक को कॉपी कर दूँगा। एक बड़ी लिंक है काफ़ी, तो मैं इसको अगली लाइन में लिख देता हूँ और जो विद है इसको अगली लाइन में लिख लेता हूँ। अब ये फिर से क्या है, ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ एक इंडेंटेशन है। मैं टैग को ख़त्म भी अगली लाइन में कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। टैग का नाम मुझे फ़ौरन बाद ही लिखना होगा, ब्रैकेट खुलने के बाद। ये करूँगा तो ब्राउज़र नाराज़ हो जाएगा और कुछ भी नहीं दिखाएगा या अजीब एरर दिखाएगा। वो उसको टैग ही नहीं मान रहा, उसने उसको पैराग्राफ मान लिया। तो मैं ब्रैकेट के बाद टैग का नाम लिखने से पहले स्पेस नहीं दे सकता, स्पेस भी नहीं दे सकता, लेकिन आखिरी वाले टैग को मैं स्पेस के बाद लिख सकता हूँ। अभी मैंने क्यों किया, इंडेंटेशन, साफ सुथरे तरीके से कोड लिखने के लिए। रिफ़्रेश करता हूँ, हेलो कैट। अगर कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। HTML में आपको लाइन बाय लाइन चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी एरर ढूंढने के लिए। HTML एक ऐसी ज़बान है, क्योंकि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। मैंने पहले आपको HTML का इंट्रोडक्शन नहीं दिया, बाद में इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको मज़ा आए। जब आपको HTML के बारे में पता होगा फिर आपको मज़ा आएगा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ने में। लेकिन HTML कोई एरर नहीं देती। HTML वाहिद ज़बान है सारी लैंग्वेजेस में, HTML और CSS, क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है इसलिए ये एरर भी नहीं देती। तो हमारी क्लास 10 सेकंड में ख़त्म होने वाली है। मैं आपको दूसरी लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप उस लिंक में ज्वाइन कर लें, नई लिंक में ज्वाइन कर लें।
तो अभी तक किसी और को कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, अगर नहीं सवाल तो हम आगे बढ़ते हैं। इमेज वाली चीज़ें उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होंगी। अच्छी खासी आवाम जा चुकी है, सिर्फ 8 लोग रह गए। हमने 12 से स्टार्ट किया था, आज आए भी कम लोग थे। तो हमारे मेन बंदे आ गए। अगर आप में से किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, उसका आंसर करते हैं, फिर आगे चलते हैं। कोड दिखा देता हूँ, ये रहा। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, जल्दी जल्दी ओवरव्यू करूँ तो हमने इमेज सीख ली, हमने जो मेन चीज़ सीखी वो टैग सीखे, एट्रीब्यूट सीखे, इमेज सीखी, और अब हम मेन चीज़ सीखने जा रहे हैं एंकर। एंकर टैग्स क्या होता है? सही है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी इतनी बड़ी लिंक है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि स्लैश 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 इतने ज़्यादा लिखे हुए हैं ना इसमें, इसका मतलब ये फ़ोल्डर्स में से आ रही है। अगर हमें अपनी फ़र्ज़ करें हमारी 50 फाइल हो गई HTML की, तो हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं उन फाइल्स को आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे। मैं फ़िलहाल इस जो हमारी वेबसाइट है HelloCat, यहाँ पर इसको दिखा रहा हूँ कि एक लिंक बना रहा हूँ। इस लिंक का मैं नाम दे रहा हूँ। लिंक बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ एंकर टैग। एंकर टैग में एंकर का मतलब जो जहाज़ों में एंकर होता था, उससे क्या होता था, जहाज़ का एंकर फेंकते हैं तो वो जाके ज़मीन में फंस जाता है, जहाज़ रुक जाता है ना। एंकर भी इसी तरह का है, दो फाइल्स को आपस में एक एंकर से जोड़ देता है। तो यहाँ पर हम एंकर का स्टार्टिंग टैग क्लोज तक लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे उस लिंक का नाम जो नज़र आएगी। कैसे करेंगे, मैं लिखूँगा A और यहाँ लिखूँगा /A। यहाँ पर कुछ नए लोगों ने भी ज्वाइन किया है, जैसे एहसन वाजिद, वो अभी हमारे पास पिछले पार्ट में नहीं थे, तो उनको हो सकता है चीज़ें समझ ना आए। अगर उनको नहीं समझ आ रही तो मसला नहीं है, आप मैं इस क्लास की रिकॉर्डिंग सेंड करूँगा, उसमें आप इसको शुरू से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको चीज़ें समझ ना आए, क्योंकि हमने 1 घंटे से हम लोग इस पर बात कर रहे हैं, तो हम उस 1 घंटे को रिपीट नहीं कर सकते। आप रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं अगर आपको पिछली बातें समझ नहीं आई हो तो। मैं नए बंदों के लिए कह रहा हूँ, पुराने वाले तो सही चल रहा है। अब ये A टैग में हम लिंक, मैं यहाँ पर जाता हूँ ब्राउज़र में, Ctrl+R से सेव करूँगा, Ctrl+R से ब्राउज़र में रिफ़्रेश करूँगा, तो यहाँ मेरे पास कुछ भी शो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उस लिंक को कोई नाम नहीं दिया। उस लिंक को नाम देता हूँ, मैं इसको नाम देता हूँ रीड मोर, सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ रीड मोर लिखा आ गया। अब ये क्या हुआ, रीड मोर इमेज के फ़ौरन बाद लिखा आ गया। इसका मतलब इमेज जो है वो ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, बल्कि इनलाइन एलिमेंट है। इसने पूरी लाइन नहीं ली, यानी जितना एरिया इसको चाहिए था इसने उतना एरिया लिया, बाकी एरिया दूसरा एलिमेंट के लिए खाली छोड़ दिया। अगर ये पूरी लाइन ले लेता तो ये ब्लॉक एलिमेंट होता, जैसे HelloCat ने किया। हमने HelloCat के बाद कोई लाइन ब्रेक इस्तेमाल किया है, हमने यहाँ पर BR इस्तेमाल किया है, बिल्कुल भी नहीं किया। फिर भी इसने, अब मैं BR इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये एक एक्स्ट्रा लाइन छोड़ रहा है, तो इसने एक लाइन बाय डिफ़ॉल्ट ली है पूरी की पूरी, चाहे इसको चाहिए भी नहीं थी, इसको सिर्फ इतना सा टेक्स्ट प्रिंट करना था HelloCat, फिर भी ये इसने फालतू में पूरी लाइन ले ली। तो ये एक ब्लॉक एलिमेंट है जिस पे हमने इतनी लंबी बहस करी अभी। और ये क्योंकि इसने लाइन ली तो एक इनलाइन एलिमेंट है, और लिंक भी जो है वो एक इनलाइन एलिमेंट है। अगर लिंक एक इनलाइन एलिमेंट नहीं होता तो ये इमेज के फ़ौरन बाद नहीं आता, बल्कि अगली लाइन पर आता। तो ये दोनों इनलाइन एलिमेंट है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये उतनी जगह लेंगे जितनी जगह इनको चाहिए, जबकि ब्लॉक एलिमेंट्स पूरी लाइन ले लेंगे, चाहे उनको वो चाहिए भी ना हो फिर भी। तो मैंने इसका नाम दिया रीड मोर लिंक का। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, क्यों? अगर आप में से कोई गैस करना चाहेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर एंकर टैग बनाया, A का टैग बनाया, उसका मैंने नाम रखा रीड मोर। अब ये एक लिंक है, लिंक तो किसी वेबसाइट पे जाती है या किसी और पेज पे जानी चाहिए,
मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, ना अगला कोई पेज खुल रहा है, ना कोई अगली लिंक खुल रही है, सिर्फ एक टेक्स्ट की तरह प्रिंट हो गया स्क्रीन पे। ऐसा क्यों हुआ? ये जो लिंक है ये कुछ नया पेज क्यों नहीं खुल रही? एड्रेस नहीं दिया, हम एड्रेस कैसे देंगे? किसी भी टैग, हम इस टैग की डिटेल देंगे ब्राउज़र को कि इसको क्लिक करने पे यहाँ खोलना है, इस टैग की डिटेल देनी पड़ेगी ना। डिटेल हम कैसे देते हैं? हाँ, एड्रेस नहीं दिया, वो तो हमें टैग की डिटेल देनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। डिटेल देंगे तो उसको समझ आएगा, लेकिन डिटेल देने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं एट्रीब्यूट्स। अभी हमने देखा, हमें इमेज के बारे में जो भी डिटेल देनी थी कि इमेज की विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, और वो कहाँ सेव है हमारे कंप्यूटर में, उस फाइल का नाम क्या है, या फिर और अगर वो लोड ना हो तो क्या प्रिंट करना है। तो ये जितनी भी डिटेल हमने देनी थी उस इमेज के बारे में, उस सब डिटेल हमने कैसे दी? एट्रीब्यूट्स की मदद से। और एट्रीब्यूट्स क्या होता है? कुछ भी नहीं, एक नाम होता है प्रॉपर्टी का और इक्वल टू और कोटेशन मार्क में उसकी वैल्यू होती है। जैसे हमने SRC का एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया, वैल्यू दी cat.jpg, और अभी हमने लिंक दे दी। तो एट्रीब्यूट्स की मदद से हम डिटेल देंगे। कैसे देंगे आइए देखते हैं। मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देता हूँ, कैट विकीपीडिया सर्च करता हूँ, यहाँ पर विकीपीडिया पेज पे जाता हूँ कैट्स के, और इसकी जो लिंक है वो कॉपी कर लेता हूँ, इस वेबसाइट के लिंक कॉपी कर लेता हूँ। अब एट्रीब्यूट कहाँ पर देते हैं? टैग के अंदर ही, लेकिन स्पेस के बाद देते हैं। टैग का नाम लिखेंगे, स्पेस देंगे, फिर एट्रीब्यूट देंगे। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई एड्रेस देने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं? W3 स्कूल्स पे जाके पता लगेगा। मुझे याद है HREF, और आपको भी लिख लिख के याद हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भूल जाएं तो वापस जाएं ब्राउज़र पे w3schools.com लिखें, यहाँ पर ट्यूटोरियल्स पे क्लिक करें, रेफरेंस में जाएं HTML के, यहाँ पर सर्च करें ए का टैग, एंकर का टैग, यहाँ पर आ गया। ए के टैग पे क्लिक करेंगे और जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं HREF का जो टैग है उसमें हम लिंक दे रहे हैं दूसरी वेबसाइट की, जिससे हमें इसको कनेक्ट करना है। तो अगर आप भूल जाएं तो वापस आके w3schools.com पे देख सकते हैं। कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पे आज के दौर में जब ChatGPT आ चुका है। वैसे ChatGPT का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बिगिनर्स को, लेकिन अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो कर लें, लेकिन वैसे ChatGPT का इस्तेमाल ना करें। जब आप डेवलपर बन जाएं फिर जितना मर्जी इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे मैं लिंक देता हूँ उस वेबसाइट की, मैंने विकीपीडिया की। अब मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे दूसरे पेज पे ले जाएगा इस ब्राउज़र पे। तो मैंने ये किया, दो वेबसाइट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, लेकिन मुझे अपनी वेबसाइट के दो पेज आपस में कनेक्ट करना है, वो कैसे करूँगा? मैंने यहाँ पर HRF का टैग दिया और इस पर क्लिक करने के बाद मैं इसमें जा रहा हूँ। अपनी वेबसाइट के पेज का लिंक कैसे दूँगा? मैं उसी फोल्डर में, जिस फोल्डर में मेरा ये वाला पेज है, एक नई फाइल बनाऊँगा, एक नया पेज बनाऊँगा। मैं यहाँ लिखता हूँ, नई फाइल बनाता हूँ। यहाँ पर ये वाला जो बटन है ये न्यू फाइल का बटन है, या फिर फाइल में जाके भी न्यू कर सकते हैं। न्यू करते हैं, यहाँ पर सब कुछ कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी किया Ctrl+C से, पेस्ट किया Ctrl+V से, और इसकी बॉडी हम चेंज करेंगे। इसका जो मैं एंकर टैग है मैं ऊपर ला रहा हूँ। पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, Ctrl+S से मैं इसको सेव करूँगा, लेकिन क्योंकि मैं पहली बार सेव कर रहा हूँ तो कंप्यूटर पूछेगा कहाँ सेव करो, कहाँ सेव करना है। मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा, डेस्कटॉप में जो मैंने नया फोल्डर बनाया उसमें जाऊँगा और यहाँ पर फाइल को सेव कर लूँगा। मैं यहाँ लिखता हूँ पेज 2। मैं इसका नाम, इसका भी कोई भी नाम रख सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है। मैं इसका नाम पेज 2 रख रहा हूँ। मैं इसका नाम क्लास भी रख सकता हूँ, मैं इसका नाम कैट भी रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं इसका नाम रख रहा हूँ डिटेल्स।
और एंड में मेरा .html लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये आम फाइल नहीं है बल्कि HTML की फ़ाइल है। सेव एस में जाके या तो मैं ऑल फाइल कर दूँगा, सॉरी, या तो मैं ऑल फाइल कर दूँगा या मैं HTML की फ़ाइल कर दूँगा। मैं इसको सेव करता हूँ, इसकी बॉडी चेंज कर देता हूँ ताकि पता लग जाए। मैं कैट के बारे में थोड़ी डिटेल लग देता हूँ, बिल्ली के बारे में। इसी लिंक से कॉपी कर लेता हूँ। ये पूरा पैराग्राफ कॉपी करता हूँ, यहाँ P बनाता हूँ, उसमें पेस्ट करता हूँ। यहाँ मैं इसको सेव करता हूँ, Ctrl S से रिफ़्रेश करता हूँ, Ctrl R से कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया सब कुछ अपने कोड में, फिर भी यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हुआ। हम्माद, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। अब माइक खोल के माइक में पूछना है। अच्छा हाँ, BR का टैग उसकी जगह खा रहा है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैराग्राफ तो प्रिंट होना चाहिए ना, BR से तो नई लाइन आएगी, तो एक लाइन छोड़ देगा कंप्यूटर। पैराग्राफ तो प्रिंट होना चाहिए। BR का टैग बंद करो ना करो, एक लाइन ही प्रिंट होती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मैंने दूसरी फाइल में कोड लिखा है और मैंने अभी भी पहली फाइल ही खोली हुई है, इसलिए कोड ओवरलैप नहीं हुआ। ये देखें, ये जो मैंने काम किया है वो पुराना वाला काम ये रहा, सेकंड क्लास वाली फ़ाइल, जबकि नया वाला काम ये रहा, डिटेल्स वाली फ़ाइल में। तो ये दोनों अलग अलग फ़ाइल हैं। मैंने नई HTML की फ़ाइल बनाई है, उसमें काम किया है, और ये फ़ाइल मैंने खोली नहीं है। अब फिर से दो तरीके हैं, या तो मैं डिटेल पे जाके क्लिक करके फ़ाइल खोलूँ, या मैं सिंपल इस फाइल का एड्रेस डाल दूँ। ज़्यादा आसान काम क्या है कि मैं फ़ोल्डर में आके इस फाइल को खोलूँ, फ़ोल्डर में आके इस फाइल को खोलूँ, लेकिन मैंने वैसे खोल लिया। तो ये दो अलग अलग फ़ाइल हैं, ये मेरी फ़ाइल है, लेकिन अभी भी कोई भी तरीका नहीं है रीड मोर पे क्लिक करके इस फाइल पे आने का। अच्छा एक मिनट, ये सब कुछ H1 और बोल्ड क्यों हो गया? क्योंकि शायद, हाँ ये देखिए, मैं H1 बंद करना भूल गया, इसलिए सब कुछ बोल्ड हो गया, और मेरे ख्याल से रीड मोर भी इसलिए बोल्ड हुआ हुआ है। H1 बंद करना भूल गया, तो कंप्यूटर इतना बेवकूफ़ है कि उसने H1 खुद से बंद नहीं किया, उसने सबको H1 कर दिया। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, देखें अब ये पैराग्राफ बन गया, और अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, ये एक लिंक बन गई। अब इमेज तक को उसने बड़ा कर दिया था H1 की वजह से। तो कंप्यूटर को बताना ज़रूरी है कि टैग कहाँ ख़त्म करना है, वरना कंप्यूटर सबको वैसे ही प्रिंट कर देगा जैसे पहले वाला टैग है। अब ये कितना बड़ा एरर था, HTML ने हमें बताया भी नहीं कि आपने ये एरर किया हुआ है, क्योंकि HTML में एरर नहीं आते। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है कि हम एंड टैग लगाएं। तो ये दो फाइलें आपस में कैसे कनेक्ट करूँगा? मैं यहाँ जाऊँगा href में, जहाँ मैंने दूसरी वेबसाइट के लिंक दिए ना, वहीं मैं अपना पेज का नाम लिख दूँगा सिंपल। यहाँ मैं लिख दूँगा second.html, सेव करूँगा, यहाँ जाके रिफ़्रेश करूँगा, और अब जब मैं रीड मोर पे क्लिक करूँगा, फाइल नॉट फाउंड। अच्छा, क्योंकि second.html नहीं है,
फाइल का नाम है details.html। कंप्यूटर second.html की फ़ाइल ढूंढ रहा था उस फोल्डर में, उसको नहीं मिली, उसने एरर दे दिया फाइल नॉट फाउंड। तो यहाँ पर मैं जाके details.html दूँगा, Ctrl+S सेव करूँगा। अब इसको रिफ़्रेश करूँगा। रिफ़्रेश करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अभी भी मैं अगर लिंक में देखूँ तो second.html ढूंढ रहा हूँ, जो कि कोई फाइल ही नहीं है। मैं बैक जाऊँगा, रीड मोर पे क्लिक करूँगा। अब तो मेरी दोनों फाइलें आपस में कनेक्ट हो गई। मैं बैक करता हूँ, रीड मोर पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो फाइल खुल रही है। मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पर भी एक लिंक बना देता हूँ बैक की। मैं यहाँ पर लिखता हूँ href देता हूँ, href यानी एड्रेस। अपनी पिछली फाइल का नाम देता हूँ, उसका नाम क्या है, सॉरी अच्छा मैं गलत फाइल में काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर सेकंड क्लास में काम करने के लिए मुझे डिटेल्स में काम करना चाहिए। second_class.html ब्रैकेट बंद किया, ब्रैकेट खोला, ये क्लोजिंग टैग लगा दिया और यहाँ लिखता हूँ ये वाला ब्रैकेट लगा के गो। अब ये इसको ये वाला जो ब्रैकेट है इसको टैग नहीं समझेगा, बल्कि इसको वैसे प्रिंट कर देगा, क्योंकि मैंने इसको बंद नहीं किया। अगर मैं इसको बंद कर देता तो शायद ये इसको टैग ही समझता, लेकिन अब ये नहीं समझेगा। तो मैंने एक एरो बना दिया अभी फ़िलहाल के लिए। अब मैं वापस यहाँ आता हूँ, अभी आ गया रिमूव रीड मोर। मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ गो बैक का बटन आ गया, गो बैक रीड मोर, गो बैक रीड मोर। समझ आया? जी, जैसे मैंने href में विकीपीडिया का लिंक दिया था, उसके बजाय मैंने अपने दूसरे HTML के पेज का नाम दे दिया, तो वो उस पेज से कनेक्ट हो गया, ना कि उस लिंक से। सिंपल है। तो आगे बढ़ते हैं। अब मिसाल के तौर पर अब आते हैं आज की आखिरी चीज़ पे, फिर आज की क्लास ख़त्म कर देंगे, बहुत लंबी हो गई। अच्छा, मैंने ये भी स्लाइड बनाई थी, ये एट्रीब्यूट एंकर टैग का। अब ये टारगेट वैल्यूज़ भी हैं। अब जैसे ये हो रहा है, अगर मैं चाहता हूँ एक और चीज़ होती है टारगेट का एट्रीब्यूट। टारगेट का एट्रीब्यूट क्या करता है, अगर आप भूल जाएं वापस जाके देख लें WC स्कूल पे स्टार्ट से। मैं यहाँ सेकंड class.html पे आता हूँ, यहाँ पर इस लिंक के आगे एक लिखता हूँ टारगेट इक्वल _blank। इससे क्या होगा कि बजाय इसके, मैं यहाँ गो बैक करता हूँ, बजाय इसके कि मेरी जो लिंक है वो उसी पेज पे खुले। यानी अभी क्या हो रहा है, अगर मैं टारगेट ब्लैंक हटा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, टारगेट का मतलब है कि इस वेबसाइट को खोलना कहाँ पर है। अभी वो कहाँ खोल रहा है, रिफ्रेश करता हूँ, रीड मोर को उसी पेज पे खोल रहा है। मैं इसको बंद कर देता हूँ। मैं रीड मोर पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसी वाले टैब में वो दूसरी फाइल को खोलना है ना। मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो पेज है ये खुला रहे और वो भी खुल जाए। ऐसा कैसे होगा, मैं इसको टारगेट दूंगा और टारगेट _blank का मतलब है, सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा तो टारगेट ब्लैंक से वो नई टैब में खुलेगा। ये मैंने एक और डिटेल दे दी इस टैग के बाद। अगर मेरे पास और भी हैं, ये मैंने कहाँ से उठाया, WC स्कूल से कॉपी पेस्ट मारा हुआ है। तो अगर आप भूल जाएँ, WC स्कूल बेहतरीन वेबसाइट है बिगनर्स के लिए। अगर मैं सेल्फ करूँगा तो सेल्फ जो डिफ़ॉल्ट है ना, भी सेल्फ से क्या होता है उसी पेज पे खुल जाएगा जो अभी हो रहा है। पेरेंट से क्या होगा, पेरेंट वाला वैसे अभी किसी काम का नहीं है, वो तो आई फ्रेम में इस्तेमाल होता है। अभी के लिए हम पेरेंट को नहीं देख रहे, लेकिन पेरेंट वाला भी होता है, कीप इन माइंड। और आज की आखिरी चीज़ HTML पाथ, एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको ख़त्म करते हैं, फिर क्लास ख़त्म करते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरी इमेज है, मैं यहाँ 2 फोल्डर बनाता हूँ। मैं यहाँ बनाता हूँ IMG और यहाँ एक फ़ोल्डर बनाता हूँ लिंक्स। इन फोल्डर का नाम कुछ भी रख दें, फ़र्क नहीं पड़ता।
इस detail.html को मैं इस लिंक वाले फोल्डर में डाल देता हूँ, cat.jpg को मैं इमेज में डाल देता हूँ। दोनों फाइलें मैंने दोनों फोल्डर में डाल दी। सही, इन फाइल का नाम कुछ भी रख दें। अब मैं रीड मोर पे क्लिक करूँगा तो इसको वो फाइल नहीं मिली, ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि अब वो अलग जगह पे जा चुकी है, अलग फ़ोल्डर में जा चुकी है, तो उस फ़ोल्डर की लिंक देनी पड़ेगी। हाँ, तो अब हमें उस फ़ोल्डर की लिंक देनी पड़ेगी। बिल्कुल सही जवाब है। कैसे देंगे? यहाँ पर जाएंगे, फाइल के नाम से पहले हम फ़ोल्डर का नाम लिखेंगे। कैट्स, सॉरी क्या नाम था फ़ोल्डर का? लिंक्स और स्लैश। लिंक स्लैश का मतलब आप उस फोल्डर में आ चुके हैं। लिंक्स स्लैश यानी आप, ये फोल्डर का नाम है, और स्लैश का मतलब है उस फोल्डर के अंदर आ गए। उस फोल्डर के अंदर आने के बाद details.html लिखा, उस फाइल को ढूंढना है। अब क्या होगा? अभी जब मैंने इस पर क्लिक कर रहा था, इसको अगर मैं, जब सिर्फ लिंक था तो क्या हो रहा था? ये देखें, पीछे वाला सारा कुछ सेम था, और रीड मोर पे क्लिक करने से, क्योंकि वो पीछे वाला सारा सेम है, detail.html ऐड कर रहा है, जबकि फोल्डर का नाम और स्लैश लिखने से क्या करेगा? अभी पूरा उसमें कॉपी करेगा। रीड मोर पे क्लिक करूँगा तो अब क्या होगा? लिंक्स स्लैश detail.html। अब उसने फोल्डर में जाके ढूंढा है। एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ में क्या फ़र्क हो रहा है ये हम नहीं पढ़ रहे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये आपको बता दिया कि अगर फोल्डर के अंदर फाइल है तो फिर उसके लिए आप ऐसे करेंगे। इसी तरह अगर मुझे इस इमेज को कनेक्ट करना है तो भी मैं सेम तरीका इस्तेमाल करूँगा। क्या तरीका? मैं आ जाऊँगा SRC में, cat.jpg सेव किया, रिफ़्रेश किया, तस्वीर नहीं मिली क्योंकि फ़ोल्डर के अंदर है। मैं लिखूँगा इमेज, फोल्डर का नाम और स्लैश लगाना ज़रूरी है। स्लैश का मतलब फ़ोल्डर के अंदर चलेगा। इमेज का नाम, रिफ़्रेश किया, cat.jpg आ गई। अगर इसके अंदर एक और फोल्डर होता, उसका नाम रख देते हैं कैट, और ये तस्वीर इसके भी अंदर होती, फिर क्या करते? फिर सीधा जाते इमेज के अंदर, उस दूसरे, अब रिफ़्रेश करेंगे तो अब क्या होगा? अब इसको इमेज नहीं मिलेगी, क्योंकि अब वो इमेज के फ़ोल्डर के अंदर, कैट के फ़ोल्डर के अंदर इमेज है। तो अब क्या करेंगे? कैट स्लैश इमेज स्लैश कैट स्लैश cat.jpg, फोल्डर में इमेज, रिफ़्रेश, और ये इमेज आ गया। तो जितने फ़ोल्डर होंगे उतने फ़ोल्डर के अंदर चले आ जाएंगे। सिंपल। अगर कोई सवाल है, वरना क्लास ख़त्म करते हैं। फ्री कैम एक बहुत सा सॉफ्टवेयर है, उसमें कोई लिमिट भी नहीं है, जितनी मर्जी टाइम का स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है कर लेता है। प्लस उसमें ट्रिम करने का भी ऑप्शन है, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है फ्री कैम के। अगर आपको कोड के बारे में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम ख़त्म करते हैं आज की क्लास, क्योंकि नमाज़ का टाइम होने वाला है।
जी रिकॉर्डिंग आ जाएगी। सही, फिर आज के लिए ख़त्म करते हैं। कोई सवाल है तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, किसी और बच्चे को जो ये रिकॉर्डिंग देखे उसको कोई सवाल हो वो ग्रुप पे पूछ सकता है। और पिछली वीडियो से ये वीडियो कनेक्टेड है, पिछली वीडियो नहीं भी देखी तो भी मेरे ख्याल से ये वीडियो निकल ही जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा पुराना तो पिछली क्लास में ज़्यादा कुछ पढ़ा भी नहीं था HTML का। इसी क्लास में हमने बहुत लंबा खींचा है, और सबसे मेन चीज़ हमने जो पढ़ी है वो एट्रीब्यूट है, और थोड़ा बहुत हमने फाइल पाथ पढ़ा है। तो इसी को रिवाइज़ करें, इसी को, और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें साथ साथ, ताकि भूलें ना। और इसी पे आज क्लास खत्म करते हैं। लिंक सही हो और हमने दूसरे फोल्डर में डाल दी तो तब भी क्या वो एक्सेस नहीं करेगा? हाँ, इमेज और लिंक को कोई भी फाइल जो आपने अपनी HTML की फ़ाइल के साथ जोड़ी हुई है वो जिस फोल्डर के अंदर होगी आपको उस फोल्डर तक का एड्रेस देना पड़ेगा। चलो ठीक है। चाहे 50 फोल्डर के अंदर हो ना, तो आपको 50 फोल्डर के नाम 50 फोल्डर आपको वहाँ तक पहुँचाना है कंप्यूटर को। कंप्यूटर खुद ही नहीं ढूंढेगा उस फाइल को। हाँ, वो अगर 50 फ़ोल्डर्स के अंदर है ना, तो आपने 50 फ़ोल्डर के अंदर तक का एड्रेस देना है। फ़ोल्डर का नाम स्लैश, फ़ोल्डर का नाम स्लैश, फ़ोल्डर का नाम स्लैश करते रहोगे जब तक आप उस फाइल के फ़ोल्डर तक नहीं पहुंच जाते। सही, फिर एंड करते हैं। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह कल तो परसों 8 बजे। अल्लाह हाफ़िज़।